बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम लोग कहाँ तक पहुँच गए थे जी? हमने बेसिक स्ट्रक्चर समझ लिया था, कुछ अल्फाज समझ लिए थे, नॉट विद स्टैंडिंग क्यों इस्तेमाल होता है ये वाली बात समझ ली थी, सब्जेक्ट टू कहाँ इस्तेमाल करना है ये बात समझ ली थी, मे और शेल का क्या इस्तेमाल है ये वाली बात समझ ली थी। इस तरह की कुछ बातों को हम पढ़ कर आगे चले थे और फिर हमने बात की थी हेड्ज़ा, उसकी सेक्शन 4 से आगाज़ कर दिया था, ऐसे ही था। फिर सेक्शन 4 में हमने डिफ़ाइन करना शुरू किया कैलेंडर ईयर क्या है, और फिर हमने टैक्स ईयर को अंडरस्टैंड कर लिया कि एक्चुअली टैक्स ईयर क्या है। 1 जुलाई से शुरू हुआ और 30 जून पे ख़त्म हो गया, लेकिन जब डेफिनेशन में हमेशा लिखना है तो एंड की बात करनी है, ख़त्म की बात करनी। ये जो ग्रीन एरिया है ये सारा टैक्स ईयर 2022 है। क्या है, कोई चीज़ यहाँ एंड है, यहाँ एंड है, जहाँ भी एंड हो रही है वो सारा क्या है 2000, और अगर इससे पीछे है तो 21, और अगर उससे आगे है तो 23। ऐसे हमें टैक्स ईयर का पता चल गया था। फिर नॉर्मल टैक्स ईयर में 3 बातें हमने लिखनी थी, स्पेशल टैक्स ईयर में भी हमने 3 बातें लिखनी थी। और फिर हमने देखा कि अगर टैक्स ईयर चेंज करने लगे, मसलन नॉर्मल से स्पेशल में जाने लगे, तो सबसे पहले पूछें कौन जाने लगा, एक इंडिविजुअल जाने लगा या क्लास ऑफ पर्सन। अगर इंडिविजुअल जाने लगा है तो वो वाया कमिश्नर जाएगा, कमिश्नर को अप्लाई करेगा और वहाँ से अप्लाई का मतलब है राइटिंग में अप्लाई करेगा। कमिश्नर के ऊपर मोटे मोटे उसूल क्या लगे, सबसे पहले इसको बुलाए, अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हेड प्रोवाइड करे, फिर रिजेक्ट भी कर सकता है और एक्सेप्ट भी कर सकता है। और अगर रिजेक्ट कर रहा है तो फिर रीज़न भी लिखेगा कि भाई मैं क्यों कायल नहीं हुआ, मुझे लगता है आपने ये वाली बात कही लेकिन इसका तो ये सोल्यूशन था, तो इस वजह से आपको ये चेंज नहीं मिल रही है। लेकिन अगर मिल रही है तो फिर तो कहानी ख़त्म हो गई, और अगर नहीं मिल रही तो रीज़न लिखेगा। फिर हमारे पास इख्तियार आ गया दोबारा कि अगर हमें नहीं इजाज़त मिली तो फिर हमारे पास क्या ऑप्शन है, हम बोर्ड में रिव्यू पिटिशन एक किस्म की डाल सकते हैं, वहाँ अप्लाई कर सकते हैं। और अगर बोर्ड ने भी इजाज़त नहीं दी तो कहानी ख़त्म हो गई। बस ये कोई इतना बहुत बड़ा मैटर नहीं है, बस आप नॉर्मल टैक्स ईयर में ही रह के टैक्स पे कर दें, ठीक होगी ना बात। क्या ये कहानी हम सारी लिख लेंगे? क्या वो जो पहली क्लास में हम एक बात कह रहे थे कि 70-80% बात हमें क्लास में ही याद हो जाएगी, तो याद हो जाएगी इंशाल्लाह। फिर एक दूसरी बात आ गई जनाब कि क्या स्पेशल टैक्स ईयर में कोई बंदा मौजूद है? हो सकता है खुद ही गया हो सकता है खुद ना गया हो, बोर्ड ने क्लास ऑफ पर्सन को उठा के कहाँ भेज दिया हो, स्पेशल में भेज दिया हो, और इसे लगे यार ये क्या स्पेशल में, मैं नॉर्मल में ही ठीक था, तो क्या ये चेंज हो सकती है? हो सकता है ये खुद नॉर्मल में से स्पेशल में गया हो, स्पेशल में जाने के बाद पता चला हो कि यार यहाँ तो मैं तंगी हो रहा हूँ, तो मैं नॉर्मल में वापस चला जाऊँ। तो क्या ऐसा पॉसिबल है? तो बिल्कुल ऐसा पॉसिबल है। अगेन, अगर ये अकेला जाना चाहता है या क्लास ऑफ पर्सन, अगर अकेला जाना चाहता है तो कमिश्नर के पास चला जाए, उसी तरह एप्लीकेशन लेकर, उसी तरह कमिश्नर इसको वो सारा प्रोसेस दोबारा अप्लाई होगा, और अगर इसको लॉ कर दिया जाएगा तो ये लॉ हो जाएगा, और अगर डिसलॉ किया जाएगा तो रीज़न लिखी जाएगी। इसके पास FBR में जाने की, बोर्ड में जाने की ऑप्शन मौजूद होगी। तो कमिश्नर जब कोई अलाउ करेगा तो फिर साथ रिटर्न ऑर्डर जारी कर देगा, और अगर कोई क्लास ऑफ पर्सन है तो बोर्ड खुद ही नोटिफाई कर देगा, ठीक है ना। ये लोग अप्लाई करेंगे, कोई जाहिर है ये इंडिविजुअली अप्लाई नहीं करेंगे, ये तो पूरी एसोसिएशन चली जाएगी ना, सारे ऑटोमोबाइल्स वाले इकट्ठे होके अपनी जो हर बिजनेस की कोई एक एसोसिएशन बनी होगी ना, वो एसोसिएशन वाले जनाब जाके बात करेंगे कि जनाब ये मसला है, हमें ऐसे कर दें, ऐसे, बोर्ड नोटिफाई कर देगा, ठीक है ना। नॉर्मल से स्पेशल में जाना चाहते हैं नोटिफाई कर देगा, स्पेशल से नॉर्मल में आना चाहते हैं नोटिफाई कर देगा। क्या कोई ऐसी एग्जांपल है हमारे जहन में? तो हमें पता चला कि यस, वो शुगर वाली और वो बैंक्स वाली इस तरह की, और वो राइस एक्सपोर्ट वाली, हमारे जहन में कुछ एग्जांपल भी मौजूद थी जी। कोई चेंज नहीं। अगर कोई, अच्छा एक और, भैया अभी हम आगे किसी सेक्शन में हमने ये बात एक्सप्लेन भी करनी है। लॉ को पढ़ने का एक तरीका और भी है, हमने हर सेक्शन को 2 नज़र से देखना है, ठीक है ना। हमने हर सेक्शन को 2 नज़र से, एक नज़र है क्या लिखा है, बस यही लॉ है, ठीक है ना। अब एग्जामिनर ने कैसे कंफ्यूज करना है क्या नहीं लिखा है,
ठीक है, अभी इधर रिफाइन सेक्शन आएगा तो फिर मैं वहाँ ही आपको बात एक्सप्लेन करूँगा कि हर सेक्शन को, लॉ को पढ़ते हुए मैं दो बातें समझने की ज़रूरत है। क्या लिखा है, बस जो लिखा है ये लॉ है। जैसे बीइंग अ मुस्लिम भी हम चीज़ें ऐसी देखते हैं ना कि हम कहते हैं यार ये चीज़ जायज़ है कि नाजायज़ है। हम कहते हैं यार कुरान में देखें क्या इसको नाजायज़ करार दिया है, तो अगर नहीं दिया तो फिर इसका मतलब है जायज़ है। क्योंकि हमारे पास रिलीजियसली जो कॉन्सेप्ट है, जिन चीज़ों को मना किया गया उनकी लिस्ट मौजूद है। ये नहीं करना, ये नहीं करना, शराब नहीं पीनी, ये नहीं करना, वो नहीं पीना, लेकिन ये नहीं लिखा होगा गन्ने की रो पीनी है कि नहीं पीनी है। ठीक है ना, तो इसका फैसला कैसे होगा? इसका फैसला ऐसे होगा कि हम देखेंगे गन्ने की रो मना की गई है कि नहीं की गई। या फिर कुछ फंडामेंटल उसूल होंगे, जैसे लिबास के कोई उसूल होंगे, ठीक है ना, गुफ्तगू के कोई उसूल होंगे, मैं कोई स्क्रीन टाइम है, मैं कोई चीज़ वॉच कर रहा हूँ। अब वहाँ अलग अलग नहीं लिखा होगा कि हरीम शाह का इंटरव्यू सुना है कि नहीं सुना, ऐसे नहीं लिखा होगा। ठीक है ना, ऐसे नहीं लिखा होगा, बल्कि गुफ्तगू के आदाब सिखाए गए होंगे कि अगर वो कोई बेहुदा गुफ्तगू नहीं है, अगर कोई काबिल एतराज़ कंटेंट नहीं है तो फिर देखना जायज़ हो सकता है। किताब पढ़ने के यही उसूल लगेंगे, लिबास के यही उसूल लगेंगे। तो ऐसे कुछ उसूल और ज़ाब्ते से सारा निज़ाम चल रहा होगा ना। तो एक्चुअली कुरान भी तो कॉन्स्टिट्यूशन है ना, ये मुसलमानों का एक कॉन्स्टिट्यूशन है। ये भी इसी तरह अल्फाज से चल रहा है। इसीलिए जब आप किसी अच्छे विजिलेंट आदमी की तफसीर पढ़ते हैं तो आपको बताता है कि नहीं नहीं यार आपने गौर ही नहीं किया, ये लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ था, इसका ये मतलब था। तो कल ही एक छोटा सा क्लिप मैंने वो अब शेयर किया है फेसबुक पे, आप भी सुनिएगा, कैसे 1 मिनट का भी नहीं है शायद। तो कुरान में हय्या अलस सलाह का मतलब समझा रहे हैं कि हम जो अरबिक लोग नहीं हैं, हमें लफ्ज़ की सिलेक्शन से पता नहीं चल रहा कि ये क्या हो रहा है। तो उसने एक बड़ी अच्छी इंटरप्रिटेशन, मैं नहीं करता, आप उसको सुनिएगा तो आप एंजॉय करेंगे। एक्चुअली कुरान, हदीस, ये सारा भी तो कॉन्स्टिट्यूशन ही है ना, तो उसी तरह ही एक्सप्लेन करना पड़ेगा हमें। अच्छा जी, ऐसे लिखकर सारा कुछ आ जाएगा, ये हमारी नज़र से गुजर गया। फिर हमने ट्रांजिशनल टैक्स ईयर का कॉन्सेप्ट इन दो से बनना था, वो हमने समझ लिया। नॉर्मल से स्पेशल में जा रहे होंगे या स्पेशल से नॉर्मल में आ रहे होंगे, तो फिर इसके दरमियान में एक ट्रांजिशन फेज़ आ जाएगा, उसके लिए कोई अलग पॉलिसी बनानी पड़ेगी। अच्छा, जब हम किसी चीज़ को कह रहे हैं ना ये टैक्स ईयर है, इसका मतलब क्या है? अगर कोई पीरियड हमने उसको टैक्स ईयर डिस्क्लोज कर दिया, आइडेंटिफाई कर दिया कि ये टैक्स ईयर, इसका मतलब है इसकी रिटर्न जमा करानी है, इस रिटर्न के ऊपर जो टैक्स बनता है वो पे करना है सेपरेट। अब नॉर्मल टैक्स ईयर का मतलब है, लॉ कह रहा है हर 12 महीने के बाद मैंने अपना हिसाब किताब गवर्नमेंट को जमा करवाना है। रिटर्न होती क्या है, कैसे जमा होती है, ये सारा हमारा सिलेबस है, हम यही पढ़ने जा रहे हैं। टैक्स कैसे बनेगा, कितना बनेगा, ये हमारा सिलेबस है, इसे पढ़ने जा रहे हैं। लेकिन जब हम किसी पीरियड को टैक्स ईयर करार दे देते हैं, इसका मतलब है इसकी रिटर्न फाइल करनी है, उस रिटर्न पे जो टैक्स है वो जमा करवाना है। इसका मतलब है ट्रांजिशनल टैक्स पीरियड अगर 3 महीने का बन गया तो फिर हमें 3 महीने का सेपरेट हिसाब देना पड़ेगा, इसकी रिटर्न भी फाइल करनी पड़ेगी, इसके ऊपर जितना टैक्स बन रहा है वो भी जमा करवाना पड़ेगा, और फिर दोबारा हम आइंदा से 12 मंथ के पीरियड में फॉल कर जाएंगे। और अगर हम नॉर्मल से स्पेशल में आ गए या स्पेशल से नॉर्मल में चले गए, तो हो सकता है फिर कोई ऐसी सिचुएशन हो जहाँ 3-4 महीने का पीरियड फिर ऐसा आ जाए कि यार ये तो बीच में पैच आ गया है, तो इसका फिर सेपरेट रिटर्न जमा करानी पड़ेगी, इसका सेपरेट टैक्स देना पड़ेगा। तो एक्चुअली इसलिए डिफाइन कर रहे हैं क्योंकि हमने कहा था, डेफिनेशन को देखें, हमने कहा था हर पर्सन ने सेक्शन 4 ने क्या बात कही थी? इनकम टैक्स शैल बी इम्पोज फॉर ईच टैक्स ईयर, ठीक है ना, इसलिए ही तो टैक्स ईयर को उठाकर एक्सप्लेन कर रहे हैं। वरना तो नॉर्मल ईयर का मतलब तो 12 महीने था, फिर हम बड़े आराम से इंटरप्रिटेशन ये ले लेते कि जनाब क्योंकि ये तो 3 महीने हैं, ईयर है ही नहीं है, इसलिए भाई इसका क्यों टैक्स जमा कराऊं? आपने तो कहा था ईयर का टैक्स जमा कराना है। बात समझ आ रही है ना? इसीलिए इनकम ईयर को हमने खुद डिफाइन कर लिया कि नहीं भाई, इसमें से एक नॉर्मल टैक्स ईयर है, इसमें से एक स्पेशल टैक्स ईयर है, इसमें से एक ट्रांजिशनल टैक्स ईयर है। तो इसका मतलब है अगर नॉर्मल है तो नॉर्मल का टैक्स जमा कराना। अब ये सेक्शन का मीनिंग क्या बना? नॉर्मल है तो नॉर्मल का जमा कराना, स्पेशल है तो, और ट्रांजिशनल है तो ट्रांजिशनल, फॉर ईच टैक्स ईयर। ठीक होगी बात? अच्छा जी,
तो जनाब ये कुछ बातें हमें समझ आ चुकी हैं। आगे चले जनाब, यहाँ तक कल हम पहुँच चुके थे, यहाँ से आगे चलते हैं। व्हाट इज़ इनकम। अब फिर इनकम का एक अमूमी मीनिंग है, इनकम का एक खुसूसी मीनिंग है, जो कि हम कहाँ इस्तेमाल करेंगे, टैक्स में। तो इनकम को अब देखें कौन सी डेफिनेशन आ गई कि जो ऑर्डिनरी मीनिंग हमारे जहन में है वो अपनी जगह पर इंटैक्ट है, मौजूद है, वहीं है। वो कहता है यार अगर कोई आपको खाम ख्याली है तो कुछ बातें हम एक्सप्लेन कर रहे हैं, इसके मीनिंग को क्या कर रहे हैं, एलेबोरेट कर रहे हैं, एक्सटेंड कर रहे हैं। एनी अमाउंट चार्जेबल टू टैक्स अंडर इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001। किसी भी चीज़ पर अगर गवर्नमेंट टैक्स लगा दे और कहे कि जनाब ये आपने टैक्स देना है, अब ये बहस नहीं करेंगे कि यार ये तो इनकम की डेफिनेशन में नहीं आता, ये तो इनकम है नहीं। वो कहता है यार नहीं भी था तो हमने डाल दिया। एनी अमाउंट सब्जेक्ट टू कलेक्शन और डिडक्शन ऑफ टैक्स अंडर फाइनल टैक्स रिजीम। टैक्स ना दो तरह से भी, चलें दो को बात करते हैं, फिर तीसरी बात में कर लेंगे। टैक्स तीन तरह से पे होना है। एक पहला तरीका है एट द एंड ऑफ ईच टैक्स ईयर मैंने खुद टैक्स जमा कराना है, मैंने अपना हिसाब गवर्नमेंट को पेश करना है कि जनाब ये मैंने सारा साल में कमाया है और ये मेरा टैक्स बनता है, ये आप ले लीजिए। ठीक है, एक तरीका गवर्नमेंट को पैसे कैसे जाएंगे। एक है डिडक्शन एट सोर्स। डिडक्शन एट सोर्स, गवर्नमेंट क्या करेगी, कुछ पेमेंट करने वाले लोगों को बाउंड कर देगी कि पेमेंट करने से पहले इस बंदे का टैक्स हमारी बिहाफ पे आपने काटना है और गवर्नमेंट को जमा करवा देना है। जैसे राइस जिन लोगों को सैलरीज पे कर रहा है उनका सैलरी का टैक्स काटेगा और हर महीने गवर्नमेंट को जमा करवाता जाएगा, डिडक्टेड एट सोर्स। ठीक है, और कुछ लोगों को फिर कह दिया, अभी हम यहाँ डिटेल नहीं आए, इसकी रेलिवेंट जगह पर इसको ज़्यादा डिटेल में पढ़ेंगे। और कुछ लोगों का जो ये टैक्स होगा ना, मसलन सैलरी वाले लोगों का ये टैक्स कटी जा रहा है। अब आजकल आखिरी दिन चल रहे हैं रिटर्न जमा करवाने के, 30 सितंबर नॉर्मली आखिरी डेट होती है। तो ये लोग आजकल अपनी रिटर्न जमा करा रहे होंगे। रिटर्न का मतलब है हिसाब किताब गवर्नमेंट को बता रहे हैं। तो होता है हिसाब किताब में पता चला एक बंदे का 5,40,000 टैक्स बनता था, 5 लाख रुपया उसके एम्प्लॉयर ने काट रखा है, तो बाकी का 40,000 वो जमा करा देगा। ठीक है ना, क्योंकि ये जो टैक्स कट रहा है ये क्या कहलाया, एडवांस टैक्स कहलाया एक किस्म का। इससे रिवर्स भी हो सकता है, टैक्स ज्यादा कट गया है, 5,40,000 टैक्स कट गया है, बनता था 5 लाख, तो 40,000 रुपया रिफंड ले लेगा कि जी मेरा ज्यादा चला, ये अगले साल एडजस्ट कर लेगा। डिडक्शन एट सोर्स। बाज लोगों का जो हम डिडक्शन करेंगे ना तो उसे कहेंगे नहीं यार आपसे हमने बाद में हिसाब किताब नहीं मांगना, बस ये आपका फाइनल टैक्स है, जिससे हिसाब मांगना है और कुछ से हिसाब नहीं मांगना। अब यही बातें हम सारे सिलेबस में हमने पढ़नी है अपनी अपनी अप्रोप्रिएट जगह पर। ठीक है ना, यही बात लिखी है। दूसरे वाली बात लिखी है, एनी अमाउंट सब्जेक्ट टू कलेक्शन और डिडक्शन ऑफ टैक्स अंडर फाइनल टैक्स रिजीम, यानी वो लोग जिनका टैक्स हमने काटा और उन्हें कहा यार अब आपसे हिसाब किताब नहीं मांगना, बस ये आपका फुल एंड फाइनल डिस्चार्ज हो गया टैक्स। ताकि ये हम कुछ लोगों को फैसिलिटेट करना चाहते हैं, क्योंकि ये जो एक हम आखिरत के हिसाब से तो इतना नहीं डरते, लेकिन FBR के हिसाब से सारे लोग डरते। जब FBR हिसाब मांगता वो कहते हैं यार ये तो बड़ा गलत इदारा है, ये रिश्वत लेता है, फलां है, जैसे हमारे पाकिस्तान में इदारों के ऊपर टैग लगे हों। अब कुछ लोगों को हम ना इस टेंशन से निकालना चाहते हैं कि FBR वाले उनके साथ कोई ज्यादती करेंगे। ये कौन लोग होंगे? आमतौर पर जो मुल्क की इकॉनमी को सहारा दे रहे हैं, एक्सपोर्टर वगैरह। हम उन्हें कहेंगे यार भाई आप एक्सपोर्ट करें, आप सारा तवज्जो अपने बिजनेस पे दें, हम आपको बिल्कुल नहीं छेड़ रहे। जब एक्सपोर्ट की प्रोसीड्स बैंक में आती हैं, ये बैंक में ही आएंगी ना, तो बैंक ही वहाँ आपका 1%, 1.25% टैक्स काटेगा और ये आपका फुल एंड फाइनल डिस्चार्ज ऑफ टैक्स लाइबिलिटी हम आपसे दोबारा नहीं पूछेंगे। ताकि ये लोग सारा फोकस किस पे रखें, अपने बिजनेस पे रखें, रादर देन FBR पे फोकस रखने के।
वो कहता है ये वाले लोग भी शामिल हो गए। एनी अमाउंट ट्रीटेड एज इनकम अंडर एनी प्रोविजन ऑफ ट्रीटेड एज इनकम। इनकम थी कि नहीं थी ये बहस हो सकती है, लेकिन हमने उसको इनकम ट्रीट कर लिया। जैसे कि डिविडेंड इनकम हो सकती है, रॉयल्टी इनकम हो सकती है, प्रॉफिट ऑन डेट हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। एंड एनी लॉस ऑफ इनकम। इनकम का मतलब लॉस भी है, दोनों साइड है, पॉजिटिव नेगेटिव, ठीक है ना। यानी अगर लॉस होगा तो लॉस पे हमने टैक्स नहीं लेना। इसको इनकम का हिस्सा इसलिए बनाया ताकि इसका बेनिफिट अगले साल उठा सकें। यार पिछले साल मुझे 5 लाख का नुकसान हो गया था, इस साल मैंने 15 लाख इनकम कमाई है, तो क्या मैंने 15 लाख पे टैक्स देना है? वो कहते हैं नहीं यार, आगे वैसे तो डिटेल में बताएंगे कौन सा लॉस एडजस्ट करना है, कैसे करना है, लेकिन अभी मोटी मोटी बातें कि नहीं यार 15 लाख में से पिछला 5 लाख माइनस कर लो, 10 लाख पर टैक्स दे दो। इसका मतलब है लॉस को हमने इनकम बनाया है ना, क्योंकि लाइक विद लाइक चीज़ें ऐड लेस होती हैं, इस वजह से ये वो टेक्निकल वजह से लिखा हुआ है यहाँ। अगर ये यहाँ से निकाल दे तो फिर लॉस की एडजस्टमेंट नहीं हो सकेगी। लॉस को इनकम का हिस्सा बनाएंगे तो एडजस्ट होगा ना, वरना तो लॉसेस आपस में फिर एडजस्ट नहीं हो सकेंगे। क्लियर हो गई बात जी। फिर एक डेफिनेशन और आ गई, हेड्स ऑफ इनकम। लेकिन ये डेफिनेशन की बजाय सेक्शन 11 इसको एलेबोरेट करता है। वो कहता है जो भी आपकी इनकम आ रही है ना, हम इनके 5 बड़े चैप्टर्स बना लेंगे, 5 बड़े हेड बना लेंगे, और एक तरह की इनकम को एक तरह के उसूल से ट्रीट किया करेंगे। कोई भी आदमी इनकम बनाएगा, कमाएगा, तो इनकम टैक्स की नज़र में ये इनकम इन 5 कैटेगरी में फॉल करती है। नंबर 1 सैलरी, नंबर 2 इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी, नंबर 3 इनकम फ्रॉम बिजनेस, नंबर 4 कैपिटल गेन एंड इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। वो कहता अब इसके अलावा कोई छठा सोर्स ऑफ इनकम नहीं है। यही हमारे सिलेबस के 5 बड़े चैप्टर हैं, जिसमें हमने देखना है कि यार वो कौन सी इनकम है जो सैलरी में फॉल करेंगी, और सैलरी का टैक्स कैसे कैलकुलेट किया करेंगे। वो कौन सी इनकम है जो इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी में फॉल करेंगी, और इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी पे टैक्स कैसे कैलकुलेट होता है। वो कौन सी इनकम है जो इनकम फ्रॉम बिजनेस में आएंगी, और ये कैसे कैलकुलेट होता है। इसी तरह कैपिटल गेन, इसी तरह इनकम फ्रॉम, ये जो इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज लिखा हुआ है ना, इसके लिए हम एक टर्म और भी इस्तेमाल करते हैं, विच इज रेजिडुअल इनकम। ये कौन सा हेड है? रेजिडुअल। रेजिडुअल का मतलब होता है बचा कुचा, बच गया जो। यानी एक इनकम आई है मेरे पास, मैं सबसे पहले देखूंगा क्या ये सैलरी की डेफिनेशन पे पूरा उतरती है। सैलरी की डेफिनेशन का मतलब है क्या जहाँ से मैंने ये पैसे कमाए हैं मेरा रिलेशन एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय का था। जाहिर है सैलरी तो कैसे मिलती है, एज एन एम्प्लॉय मिलती है ना। तो लेकिन अभी हम डिटेल में पढ़ेंगे सारी बातें, क्या मेरा रिलेशन एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय का था। अगर था तो हम कहेंगे यार ये इनकम फ्रॉम सैलरी होगी। हमने कहा नहीं यार ये तो सैलरी की तो इसमें चक्कर ही नहीं है, ये तो मैंने एक प्लॉट खरीदा था, प्लॉट बेचा था, इसका मतलब है ये तो सैलरी नहीं है। अब देखना पड़ेगा क्या ये इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी है, तो पता चलेगा नहीं, इनकम टैक्स लॉ इसे इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी नहीं ट्रीट करता, बल्कि इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी से मुराद यहाँ कुछ हो रहा है। तो ये रेंटल इनकम है प्रॉपर्टी की। अगर एक है मेरा एक घर है, मैंने किराए पर दे दिया, बहुत सारे लोगों ने घर किराए पे दिए हुए ना, मैंने वो घर किराए पे दे दिया, ये जो किराया मुझे आ रहा है इसका नाम है इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी। लेकिन अगर मैंने वो घर ही उठा के बेच दिया, अब मैंने घर खरीदा था 5 करोड़ का, बेच दिया 8 करोड़ का, इसको हम कैपिटल गेन बोलते हैं। बात समझ आ रही है ना। अब अलग अलग जब चैप्टर पढ़ेंगे, हर चैप्टर डिटेल में पढ़ रहे होंगे। अब मैंने एक इनकम चेक की, क्या सैलरी है, जवाब आया नहीं। क्या इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी है, जवाब आया नहीं। क्या इनकम फ्रॉम बिजनेस है, जवाब आया नहीं। क्या कैपिटल गेन है, कहता नहीं। कहता फिर क्या है, इनकम फ्रॉम। जो ऊपर वाले 4 हेड में फिट नहीं हुई वो इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। बात समझ आ रही है। शाह महमूद कुरैशी साहब और ये जो फैमिलीज़ हैं, पीर साहब हैं अपने अपने इलाकों के, आपने देखा वो नजराने बच्चे पे वो पेश कर रहे हैं, मुरीद, ये कहाँ डालें। क्या सैलरी है, क्या प्रॉपर्टी है, क्या इनकम फ्रॉम बिजनेस है, क्या कैपिटल गेन है, कहीं नहीं है। इनकम फ्रॉम अदर सोर्स।
तो सारे पीरों के नजराने कहाँ जाएंगे? इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। बिजनेस की कुछ और डेफिनेशन है ना, उस पर पूरा नहीं उतरेगा, ठीक है ना। अच्छा, एक और बात सुने, 5 हेड ऑफ इनकम है। हर लॉ ने अपनी एनक से चीज़ें देखनी है। अब ये ज़रा मुश्किल कॉन्सेप्ट है, इसे सुनना अच्छी तरह। हर लॉ ने अपनी एनक से चीज़ें देखनी हैं। इनकम टैक्स लॉ ने देखना है आपने इनकम कमाई है तो भाई टैक्स दे दो। इसने ये नहीं देखना ये काम लीगल है या इलीगल है, जायज़ है या नाजायज़ है। मसलन एक बंदा ना एक बिज़नेस करता है। कौन सा बिज़नेस करता है? मनी लॉन्ड्रिंग से ज़्यादा इंटरेस्टेड बिजनेस करता है। वो कहता है जी आजकल क्या कर रहे हो? कहता सर एक कंपनी बनाई हुई है। यार क्या करते हैं कंपनी? कहता सर हम टारगेट किलिंग सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं कि हम बंदे को कहते हैं यार बंदे का शनाख्ती कार्ड दें, 1 करोड़ रुपया दें, 2 दिन के अंदर बोरी बंद लाश प्रोवाइड करेंगे। अब ये बंदा ये काम कैसे कर रहा होगा? नहीं, कैसे कर रहा होगा? इसने कोई बंदे रखे होंगे बंदे मारने के लिए, ये सारा ये इसका कारोबार हो गया। ये बदमाश रखे होंगे, ये सारे इसके एक्सपेंसेस बन गए। ये बंदे मारे कितने? अब इनकम टैक्स वाले पूछो, हाँ जी बताओ जी कितने बंदे मारे हैं? अच्छा, बदमाशों को कितने पैसे दिए हैं? बाकी इनकम चलो जी टैक्स दे दो। आप कहेंगे सर ये कैसे हो सकता है? ऐसे होगा, 100% ऐसे होगा। इस लॉ की जिम्मेदारी में नहीं है कि ये देखे ये काम लीगल है कि इलीगल है। इसने देखना है अगर सामने वाले ने पैसे कमाए हैं तो इस पर टैक्स दे दें। हाँ, दूसरे कवानीन देखेंगे कि भाई हमने ये काम करने नहीं देना। दूसरे कवानीन इस कानून ने नहीं देखना। यानी एक शख्स जो है, अब चलो ये तो मैंने आपको ज़रा अलर्ट करने के लिए, जिन बच्चों को नींद आ रही है उन्हें जगाने के लिए कि कहीं उसी की बोरी बन लाश ना आ जाए, उठना चाहिए, तो इस वजह से हो गया। तो लेकिन हम आप कोई आसान लफ्ज़ यूज़ करते हैं। एक बंदे की दुकान है, उस दुकान पर स्मगलिंग का माल बिक रहा है। माल तो लीगल आना चाहिए था लेकिन ये तो स्मगल्ड होके आया। तो क्या कल को वो ये कह सकता है कि ये ना मेरा तो माल ही सारा स्मगलिंग का, मेरे से क्या टैक्स मांग रहे हो? क्या ये राय उसकी सुननी चाहिए? नहीं सुन सकेंगे ना। इनकम है तो टैक्स देना पड़ेगा। स्मगलिंग को जिन इदारों ने रोकना है वो रोकेंगे। स्मगलिंग वाले आपका चलान कर रहे होंगे, वो कर रहे होंगे, बाकी सारा कुछ कर रहे होंगे, लेकिन इनकम टैक्स ने ये बात नहीं देखनी। ठीक होगी ना बात? तो कितने हेड्स ऑफ इनकम आ गए? 5 हेड ऑफ इनकम। हर इनकम कहीं ना कहीं इनमें से किसी एक जगह फिट होगी। जो कहीं नहीं फिट होगी उसका नाम हमने रख दिया इनकम फ्रॉम अदर सोर्स। जी, ये हम जब कारोबार पढ़ेंगे तो वहाँ पढ़ेंगे कि 2 तरह के जुर्माने। वैसे तो इसका जवाब अभी नहीं देना चाहिए, लेकिन आप शक में पड़ जाएंगे कि तो सर की तैयारी नहीं है, मैं बता देता हूँ। ठीक है ना? तो वहाँ 2 तरह के जुर्माने आएंगे। कुछ जुर्मानों को हम एक्सपेंस बनाने देंगे और कुछ को नहीं बनाने देंगे। जो ऐसे जुर्माने हैं ना जो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने लगाए हैं आपके ऊपर एज अ फाइन पेनल्टी, उसको एक्सपेंस नहीं बनाने देंगे। मसलन आपके ऊपर कोई एनवायरमेंटल लॉ की वजह से जुर्माना लग गया, आपके ऊपर कोई इनकम टैक्स की रिटर्न लेट करने की वजह से जुर्माना लग गया है, कोई SECP का जुर्माना लग गया है, ये अलाउ नहीं होगा। कुछ जुर्माने होंगे जो हमारे कॉन्ट्रैक्चुअल जुर्माने होंगे। आपने मुझे ऑर्डर दिया, आपने कहा जी अगर ये 20 तारीख तक माल दे दोगे ठीक है, वरना 2 लाख रुपया पेनल्टी है। माल हो गया लेट, मैंने 2 लाख आपको पे किए हैं, ये मेरा बिजनेस एक्सपेंस है। तो वहाँ डिटेल पढ़ेंगे कि कौन सा अलाउ। एक्चुअली ये सारी बातें जाहिर है इन हर हेड में हमने अलग अलग पढ़नी। इनकम ऑफ ए पर्सन अंडर अ हेड ऑफ इनकम फॉर अ टैक्स ईयर शैल बी टोटल ऑफ द अमाउंट डिराइव्ड बाय ए पर्सन इन दैट टैक्स ईयर that are chargeable to tax under the head as reduced by total deduction। deduction किसे कह रहे हैं? वही expenses को। वो कहते हैं अगर एक बंदे ने 3 जगह जॉब कर रहा है तो सैलरी इनकम क्या होगी? कहते तीनों को इकट्ठा कर लो। ठीक है ना? तीनों को इकट्ठा कर लो, टोटल ऑफ द अमाउंट। अगर 2 घर हैं, दोनों किराए पर दिए हुए, तो क्या कर लें? दोनों को इकट्ठा कर लें। 2 बिजनेस हैं, इकट्ठा कर ले, ये मुराद होगी। और फिर वो कहता है सारे पे टैक्स लगा दें। कहते नहीं नहीं, उसमें से खर्चे माइनस करें। मतलब राइस पे टैक्स लगना है तो जो इनकम आपसे फ़ी की शक्ल में आई है क्या उस पर टैक्स लगेगा? नहीं, उसमें से खर्चे माइनस होंगे। बिल्डिंग का रेंट माइनस होगा, बाकी खर्चे माइनस होंगे, बिजली के बिल माइनस होंगे, ठीक है ना, जनरेटर के, बाकी सब कुछ एक्सपेंस, जो बिरयानी खिला रहे हैं ये भी माइनस होगी। जी करती हैं, हमने भी अभी सीखना आगे, शायद तो थोड़े दिन, इसी के पैसे लिए तुम्हें। ठीक है, अच्छा जी।
टोटल डिडक्शन इफ एनी अलाउड अंडर इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस टू द पर्सन फॉर दैट ईयर अंडर दैट हेड। यहाँ से एक कॉन्सेप्ट पता चल रहा है कि अपनी मर्जी से नहीं खर्चे माइनस कर सकते। खर्चों की कोई लिस्ट आया करेगी, उस हेड को जब पढ़ेंगे तो वहाँ ये बात पढ़ रहे होंगे कि सैलरी में से कौन कौन से खर्चे माइनस, तो पता लगेगा वहाँ लिखा हुआ है सैलरी में से कोई भी खर्चा माइनस नहीं हो सकता। जी इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी में से कौन कौन से खर्चे माइनस हो सकते हैं, तो वहाँ 4 5 6 खर्चे लिखे हुए हैं। इनकम फ्रॉम बिजनेस वो बताएंगे जनाब ये भी ये भी ये भी ये भी, फिर ये भी लिखा होगा कौन सा माइनस नहीं हो सकता। ये सारा कॉन्सेप्ट यहाँ एक बेसिक लेवल पर हमें पता चल रहा है, हेड्स ऑफ इनकम के हेड। ठीक होगी बात जी। अब एक और डेफिनेशन को टेकअप करते हैं, दैट इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट, दैट इज रेजिडेंशियल स्टेटस। असल में हम एक लफ्ज इनकम टैक्स में बोलते हैं रेजिडेंट। हर लॉ का जो निज़ाम है ना वो उसकी कोई एक बेस और एक बुनियाद होती है। इनकम टैक्स की जो बुनियाद है ना वो नेशनैलिटी पर नहीं है। नेशनैलिटी की बजाय हम लफ्ज़ रेजिडेंट बोलते हैं। अब अगर इसे लॉ डिफाइन ना करता तो हम आम तौर पर रेजिडेंट का क्या मतलब होता है, रिहायशी, कि जी आप कहाँ के रेजिडेंट हैं जी, तो फिर तो डिक्शनरी मीनिंग लगता। लॉ ने इसलिए कहा कि नहीं नहीं यार डिक्शनरी वाली बात नहीं हम रेजिडेंट की कर रहे हैं, हम तो कोई अपनी गुफ्तगू कर रहे हैं। अब कोई एक बंदा या रेजिडेंट होगा या नॉन रेजिडेंट होगा इनकम टैक्स के स्टेटस में। जो बंदा रेजिडेंट हो गया ना पाकिस्तान में, अभी देखते हैं कैसे चेक करना है, इसके लिए उसूल लगेगा, इसकी ग्लोबल इनकम पे टैक्स लगना है। पूरी दुनिया में जो ये पैसा कमाएगा वो पाकिस्तान में टैक्स होगा। किसी शख्स की 2 इनकम हो सकती हैं, एक को मैं कह रहा हूँ पाकिस्तानी सोर्स इनकम, ऐसी इनकम जो पाकिस्तान में कमाई गई है, प्लस फॉरेन सोर्स इनकम, इस पर इसने टैक्स देना है। इसका जो लंदन में फ्लैट है उस पर भी टैक्स देना है। कमाल। अच्छा लंदन में एक ही बंदे का फ्लैट है, लंदन में जो दवाई के खर्चे हो रहे हैं वो भी माइनस हो रहे हैं, ठीक है ना। अच्छा जी, रेजिडेंट अगर कोई आदमी बन गया तो उसने किस पे टैक्स देना है, पाकिस्तान सोर्स इनकम प्लस फॉरेन सोर्स इनकम यानी ग्लोबल इनकम पे। और अगर कोई शख्स नॉन रेजिडेंट है तो इसने सिर्फ पाकिस्तान सोर्स इनकम पर टैक्स देना है। इसका मतलब है ये बड़ी अहम बात है कि कौन रेजिडेंट है और कौन रेजिडेंट नहीं है, ठीक है ना। इसीलिए लॉ ने रेजिडेंट के लफ्ज़ को अलग अलग लेकर डिफाइन करना शुरू किया और बताना शुरू किया कि कौन रेजिडेंट है। पर्सन में हम 3 लोग, हमने पीछे पढ़ा था ना, एवरी पर्सन, पर्सन में 3 लोग हैं। एक हम नेचुरल पर्सन इंडिविजुअल, एक कंपनी एज एन आर्टिफिशियल पर्सन, और तीसरा एओपी एसोसिएशन ऑफ पर्सन। कभी आपने उधर I2B में पढ़ा था कि एओपी इज़ नॉट अ पर्सन, लेकिन इनकम टैक्स की नज़र में हम उसे भी पर्सन में शुमार करके चलते हैं। यानी इन 3 लोगों ने टैक्स देना है, या मैंने एज एन इंडिविजुअल टैक्स देना है, या मैंने कंपनी के स्टेटस में टैक्स देना है, या मैं अगर पार्टनरशिप में काम कर रहा हूँ तो पार्टनरशिप ने भी टैक्स देना है। अभी हम बात शुरू करने लगे इंडिविजुअल की। इंडिविजुअल का मतलब है नेचुरल पर्सन। एन इंडिविजुअल शैल बी रेजिडेंट इंडिविजुअल फॉर अ टैक्स ईयर if the individual is present in Pakistan for a period of or periods amounting in aggregate to 183 days or more in that tax year। वो कहते हैं अगर कोई शख्स 183 डेज पाकिस्तान में गुजार ले, ठीक है ना, 183 डेज, इसको मंथ्स में कन्वर्ट करके नहीं लिखना, ठीक है ना, क्योंकि लॉ ने अगर एंड बोला है तो एंड ही बोलना है, डेज बोले हैं तो डेज ही बोलने हैं, मंथ बोला है तो मंथ ही बोलने हैं, ईयर बोले हैं तो ईयर ही बोलने हैं। ये सारी कैलकुलेशन डेज पर हो रही है। अब लेजिस्लेटर ने यहाँ आपको वो भी समझ आएगा, रूल्स वाली बात है। हमने कहा था ना टैक्स में सेक्शंस हैं, शेड्यूल्स हैं, फिर रूल्स हैं। यहाँ हम रूल को भी एक्सप्लेन करने की जगह आ जाएगी, यहाँ एक्सप्लेन कर देंगे। 183 डेज कहता है यार ये 183 डेज कंसेक्टिव या नॉन कंसेक्टिव, तो ये बात तो सेक्शन ने खुद ही टेकअप कर ली। कैसे?
An individual shall be resident individual for a tax year if the individual is present in Pakistan for a period of or periods amounting in aggregate to, इसका मतलब है कंसेक्टिव या नॉन कंसेक्टिव। पाकिस्तान में गुजारा हुआ टाइम, मसलन एक बंदा है पाकिस्तान आया 10-15 दिन रहा, फिर दुबई चला गया, फिर अगले दिन ही दोबारा लंदन बुला लिया, समझ रहे ना बात। अब इसका टाइम कैलकुलेट कैसे होगा? वो कह रहा है जितना दिन पाकिस्तान में गुजारेंगे उनको काउंट करके देखेंगे। अगर वो साल में, अब साल कौन सा, फर्ज करते हैं नॉर्मल टैक्स ईयर, 1 जुलाई से काउंटिंग शुरू हुई 30 जून तक चली, इसके दरमियान में कैलकुलेशन करके देखेंगे, क्योंकि रिटर्न बाद में जाती है ना, आजकल जा रही है 30 सितंबर को, तो आजकल लोग अपने अपना कैलकुलेट कर रहे होंगे कि 1 जुलाई 2022 से लेकर 30 जून 2023 तक मैं कितने दिन पाकिस्तान रहा हूँ। जो लोग 183 डेज से कम रहे हैं वो नॉन रेजिडेंट हो सकते हैं, अभी हो सकते हैं का लफ्ज़ बोल रहा हूँ, लेकिन जो 183 डेज और मोर, तो ये तो कंफर्म हो गए, ये तो रेजिडेंट हो गए। इन बदनसीबों को पाकिस्तान की इनकम पे भी टैक्स देना पड़ेगा और फॉरेन सोर्स से भी टैक्स देना पड़ेगा। ये बात ही पढ़ रहे हैं ना। पहला क्राइटेरिया आ गया कि अगर कोई शख्स कंटिन्यूस 183 डेज या तोड़ कर 183 डेज और मोर पाकिस्तान में रहे तो वो रेजिडेंट हो गया। ठीक होगी बात। और is an employee or official of the federal government or a provincial government posted abroad in the tax year। वो कहते हैं अगर कोई शख्स गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का एम्प्लॉई है, भले वो पाकिस्तान एक दिन भी ना रहे, डेपुटेशन पे कहीं गया हुआ हो, किसी और मुल्क हमने भेजा हुआ हो, तो वो रेजिडेंट ही रहेगा, वो नॉन रेजिडेंट नहीं हो सकता। वो एक दिन भी पाकिस्तान ना है, इसका रेजिडेंशियल स्टेटस डेज से कैलकुलेट नहीं होता। कोई शख्स फेडरल गवर्नमेंट और प्रोविंशियल गवर्नमेंट का एम्प्लॉई है तो फिर वो रेजिडेंट ही है। 2 क्राइटेरिया हो। तीसरा क्राइटेरिया, बीइंग अ सिटीजन ऑफ पाकिस्तान। बीइंग अ सिटीजन ऑफ, जो लोग पाकिस्तानी हैं, जिनका पाकिस्तानी CNIC बना हुआ है, पाकिस्तानी पासपोर्ट बना हुआ है, ये जो ऊपर वाला उसूल है, यहाँ सिटीजनशिप की बात नहीं हो रही, पाकिस्तानी की बात नहीं हो रही। कोई चाइनीज़ पाकिस्तान आए हुए हैं किसी CPEC के सिलसिले में, किसी और सिलसिले में, और वो पाकिस्तान रह रहे हैं, उन्हें ख्याल ही नहीं रहा पाकिस्तान में 183 डेज पूरे हो गए उनके, दे बिकम रेजिडेंट। अब जो उनकी चाइना में जो प्रॉपर्टी है, चाइना में जो एसेट्स हैं, चाइना में कोई बिजनेस है, उसका टैक्स भी उन्हें यहाँ देना पड़ेगा। ये अभी आप बाद में बात करेंगे। ये भी फिलहाल आसान जवाब है कि यस, ठीक है ना, लेकिन फिर टैक्सेशन के रूल्स रेगुलेशन आगे चलेंगे तो बात करेंगे। अभी मोटी बात है कि यस। और दूसरी बात है, हमने देखना है पाकिस्तान का स्टेटस क्या है। हमने टैक्स लेना है, चाइना वालों ने लेना है, ले ले, नहीं लेना ना ले। एक कोई अमेरिकन है, पाकिस्तान में आया हुआ है, हुकूमत गिराने के लिए आया हुआ था, लोगों से मिल रहा था, इस तरह के काम कर रहा था, करते करते इस चक्कर में हुकूमत जल्दी नहीं गिरी, 183 डेज यहाँ गुजर गए। हुकूमत गिरी ना गिरी, वो गिर गया, नॉन रेजिडेंट से रेजिडेंट हो गया, अब उसे टैक्स देना पड़ जाएगा। यानी इस वाली कैटेगरी में हम नेशनैलिटी नहीं देख रहे, एन इंडिविजुअल की बात हो रही है। बात समझ आई है? हमारा जिक्र भी है बीच में, लेकिन अफराद का जिक्र हो रहा है, कौमियत की बेस पे जिक्र नहीं हो रहा। लेकिन तीसरी कंडीशन कब लगी? बीइंग अ सिटीजन ऑफ पाकिस्तान। अब पाकिस्तानियों का जिक्र हो रहा है। हु इज नॉट प्रेजेंट इन एनी अदर कंट्री फॉर मोर देन 182 डेज ड्यूरिंग द टैक्स ईयर, और हु इज नॉट ए रेजिडेंट टैक्स पेयर ऑफ एनी अदर। अब ये नई प्रोविजन है, ये आपको पता ना, ये जो इनकम टैक्स वाले लोग हैं, यानी जो फाइनेंस मिनिस्ट्री है, कभी सागदार साहब बैठे हैं, कभी कोई और साहब आ जाते हैं, इनका काम क्या है? इधर से पकड़ के जहाँ से इन्हें समझ आए टैक्स लग सकता है तो टैक्स लगाते जाते हैं। ये अभी नई चेंज आई है। पहले ये 2 चेंजेस से हम रेजिडेंशियल स्टेटस फाइंड आउट करते थे। अगर कोई शख्स पाकिस्तान में 183 डेज रह रहा है तो रेजिडेंट है,
नहीं रह रहा तो नॉन रेजिडेंट, खत्म कहानी। इन्होंने देखा कि यार कुछ पाकिस्तानी लोग, अब एक आदमी है ज़रा ट्रेवलिंग में रहता है, उसने कोई 100-150 पाकिस्तान में दिन गुजारे हैं, कोई 50-60 दिन दुबई में गुजारे हैं, कुछ लंदन में गुजारे हैं, कोई और गुजारे हैं। तो पता चला दुनिया के किसी भी मुल्क में रेजिडेंट नहीं बना, क्योंकि किसी भी कंट्री में ऑलमोस्ट ये सब कंट्री में एक ही उसूल है 183 डेज वाला ना। तो ना वो पाकिस्तान में रेजिडेंट हुआ, ना वो यूएई में रेजिडेंट हुआ, ना वो सऊदी अरब में हुआ, ना वो लंदन में हुआ। हालांकि कुछ लोग हो गए, उनके 183 डेज से ज़्यादा गुजर गए, ठीक है ना। तो जो हो गया वो तो हो गया, लेकिन ये नहीं हुआ। अब इसका टैक्स कैसे पे होगा? ये हर मुल्क में क्या कहलाएगा? नॉन रेजिडेंट। तो नॉन रेजिडेंट हर मुल्क क्या करेगा? अपने अपने मुल्क की इनकम का टैक्स ले लेगा। दुबई वाले दुबई की इनकम का टैक्स लेंगे, पाकिस्तान वाले पाकिस्तान का लेंगे, लंदन वाले लंदन का लेंगे, ऐसे इसकी टैक्सेशन होगी, ठीक है ना। लेकिन हमने एक नई प्रोविजन डाल दी है। हमने कहा नहीं यार, जो पाकिस्तानी है ना, ये वो बदनसीब कौम है कि इस तरह में नहीं फॉल करेगा। ये अगर ये किसी और मुल्क में रेजिडेंट नहीं है तो फिर हम इसे पाकिस्तान में ही रेजिडेंट समझेंगे। यानी यानी अगर एक पाकिस्तानी ऐसा टूरिस्ट है जो दुनिया में फिर रहा है, उसने पाकिस्तान में 183 डेज नहीं गुजारे, लेकिन दुनिया के किसी और मुल्क में रेजिडेंट नहीं हुआ, तो इस क्राइटेरिया आने के बाद वो पाकिस्तान में रेजिडेंट हो गया। अब पढ़ते हैं। बीइंग अ सिटीजन ऑफ पाकिस्तान हु इज नॉट प्रेजेंट इन एनी अदर कंट्री फॉर मोर देन 182 डेज ड्यूरिंग द टैक्स ईयर। किसी एक मुल्क में 182 डेज नहीं रहा, क्योंकि अगर रह जाता तो उस मुल्क का रेजिडेंट हो जाता। और हु इज नॉट अ रेजिडेंट टैक्स पेयर ऑफ एनी अदर कंट्री, तो फिर ये पाकिस्तान का रेजिडेंट तस्वुर होगा। इसका मतलब ये हुआ रेजिडेंशियल स्टेटस देखने के 3 तरीके हो गए। नंबर 1, अदर देन सिटीजन ऑफ पाकिस्तान, जो लोग पाकिस्तानी नहीं हैं उनका क्राइटेरिया 183 डेज हो गया। आप कहेंगे सर नहीं, पाकिस्तानी भी इसमें शामिल, पाकिस्तानी रेजिडेंट बनने के लिए शामिल है। अब जब मैं पाकिस्तानी हूं तो मेरे ऊपर ये और वो उसूल कॉन्ट्राडिक्शन में आएगा, तो ये स्पेशल प्रोविजन है, मेरे ऊपर हमेशा यही लगेगी। बात समझ आ रही है ये कि नहीं? जो लोग पाकिस्तानी नहीं हैं, हालांकि वहां लिखा नहीं हुआ कि पाकिस्तानी नहीं, अब ये इंटरप्रिटेशन की स्किल्स है, ठीक है ना। क्योंकि पाकिस्तानी का तो स्पेशल रूल आ गया, इसका मतलब है कौन पाकिस्तानियों की बात हो रही है। पाकिस्तानी की तो बात नहीं है कि अगर 183 डेज पाकिस्तान में नहीं रहे तो नहीं, अगर आप दुनिया में कहीं और नहीं रेजिडेंट हुए तो फिर यहीं रेजिडेंट हो गए। तो इसका मतलब है अगर कोई शख्स पाकिस्तानी नहीं है और पाकिस्तान में रह रहा है, कोई चाइनीज़ है, कोई फ्रेंच है, कोई भी बंदा पाकिस्तान में रह रहा है, तो अगर 183 डेज और मोर पाकिस्तान में गुजारेगा तो रेजिडेंट हो जाएगा। जो गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज़ हैं ये रेजिडेंट ही हैं, इसमें सिटीज़न होना ज़रूरी नहीं है। कोई भी शख्स जो गवर्नमेंट का एम्प्लॉय है, जाहिर है ज़्यादातर तो गवर्नमेंट के एम्प्लॉय पाकिस्तानी होंगे ना, तो वो बहरहाल रेजिडेंट कहलाएंगे। जो लोग पाकिस्तानी हु इज़ अ सिटीज़न ऑफ पाकिस्तान, उनका 2 क्राइटेरिया है। अगर उन्होंने 182 डेज दुनिया के किसी मुल्क में नहीं गुजारे, एक मुल्क में, तो फिर वो रेजिडेंट है, या अगर वो किसी भी दुनिया के मुल्क में रेजिडेंट नहीं हुआ तो फिर वो पाकिस्तान में रेजिडेंट। असल में दोनों बातें एक ही लिखी हुई हैं, लॉ ने ज़रा उसको ज़्यादा, क्योंकि 183 डेज किसी मुल्क में गुजार लेंगे तो फिर किसी और मुल्क में रेजिडेंट हो ही नहीं सकते। इसका मतलब है पाकिस्तानियों पे उसूल ये वाला लगा कि अगर आप किसी और मुल्क में रेजिडेंट नहीं हैं तो फिर पाकिस्तान में रेजिडेंट हैं। नहीं, ऐसा हो नहीं सकता ना, टोटल 360 डेज ही है ना। तो अगर 183 डेज कहीं गुजर गए तो बाकी कितने बचे? 2 जगह में नहीं। इधर इस गोले पे नहीं ऐसा हो सकता, किसी और गोले पे हो सकता है जहाँ दिन रहता हो ना, इधर नहीं हो सकता। बात समझ आ रही है कि नहीं आ रही? 3 क्राइटेरिया आ गए जी हमारे पास। किसी शख्स इंडिविजुअल नेचुरल पर्सन की बात हो रही है, कंपनी की बात नहीं हो रही है, पार्टनरशिप की बात नहीं हो रही है। इंडिविजुअल नेचुरल पर्सन को रेजिडेंशियल स्टेटस कैसे देखते हैं?
अब आप यहाँ ज़रा गौर करें, कुछ चीज़ें, ये सेक्शन है, सेक्शन 82 में सारी बातें लिखी हैं, ये सेक्शन है, कुछ चीज़ें सेक्शन ने टेकअप कर ली हैं। अब कुछ चीज़ें हैं जो ना इसमें बारीकी की बातें हैं। मसलन बारीकी की बात यह है कि यार एक बंदा पाकिस्तान आया है, तो जिस दिन आया है वो दिन काउंट करना है कि नहीं करना, और जिस दिन जा रहा है वो दिन काउंट करना है कि नहीं करना। अब हम अकाउंटेंट तो सोचेंगे फुल ईयर डेप्रिसिएशन इन द ईयर ऑफ परचेज, नो डेप्रिसिएशन इन द ईयर ऑफ से, हमारा तो ऐसे बैलेंसिंग कर लेते हैं। लेकिन लॉ को तो देखना पड़ेगा कि लॉ क्या कह रहा है। इसे हम कहते हैं कोई प्रोसीजरल बात आ गई है, ठीक है ना। एक बंदा पाकिस्तान में आया एयरपोर्ट पर, आपको पता है पाकिस्तान में आना ना आने का मतलब क्या है। जब कोई बंदा पाकिस्तान आता है, एयरपोर्ट से उतरता है, इमिग्रेशन काउंटर पे आता है, तो अगर आ रहा है तो क्या हो जाता है, स्टैंप लग जाती है उसके पासपोर्ट पर, ठीक है ना, एंट्री लग जाती है, उसको एंट्री बोलते हैं। और अगर जा रहा है तो एग्जिट लग जाता है, ठीक है ना। अब टेक्निकली क्या होता है, जैसे अगर आप एक शख्स पाकिस्तान से जा रहा है, लाहौर एयरपोर्ट पे चला गया, ये उसका ना नहीं जा रहा है पाकिस्तान से पहले, वो 21 अक्टूबर वाला बाद में बनाते हैं ना, उसने आना नहीं है, उसको डिस्कस करने का फ़ायदा कोई नहीं है ठीक है ना उसको डिस्कस करने का फ़ायदा कोई नहीं है, क्योंकि लाइलाज मर्ज लगा हुआ है, इलाज नहीं हो सकता। अच्छा इधर देख, ये बंदा जा रहा है, ये वो काउंटर है जहाँ पर वो स्टाफ बैठा हुआ है जो आपके फिंगरप्रिंट्स लेता है, बायोमेट्रिक करता है, और फिर आपके पासपोर्ट पे स्टैंप लगा देता है। आप इस लाइन को क्रॉस करके यहाँ आते हैं, बैठे हैं लाहौर एयरपोर्ट पे, टेक्निकली आप पाकिस्तान से बाहर चले गए हैं कानून की नज़र में। अब आपके ऊपर कानून, पाकिस्तान के उसूल भी अप्लाई नहीं हो रहे इस वक्त। अभी आप आधा पौना घंटा यहीं लॉन्च में बैठे हैं, चाय पी रहे हैं, फिर जनाब आप उसके बाद बोर्डिंग शुरू हो गई, आप वहाँ चले गए, अभी शायद आप 1 घंटा पाकिस्तान में हैं, लेकिन टेक्निकली आप एग्जिट हो गए। ये स्टैंप जब लगी है, इसके ऊपर टाइम और डेट लिखी हुई है। जाहिर है अगर ये रात को 11:59 पे भी लगी है तो उस दिन की तारीख लिखी हुई है, और अगर 12:01 पर या 1 सेकंड पर भी लगी है तो अगली डेट लिखी है। इस डेट का हमने हिसाब देखना है। बात समझ आई है। इसी तरह जब ये बंदा पाकिस्तान आ रहा है, कोई वो वाला नहीं, एक और आ रहा है, तो नॉर्मल बंदा आ रहा है, पाकिस्तान आ रहा है। अच्छा ये ना बड़ा पढ़ा लिखा बच्चा भी है, इसने लेक्चर ले रखे हैं हमारे, इसे पता है यार अगर मैं 183 डेज पाकिस्तान में पूरे हो गए ना तो मैं रेजिडेंट हो जाऊंगा। फर्ज करें ये चाइनीज़ आ रहा है, चाइनीज कौम तो वैसे ही बड़ी तेज़ है ना, तो ये आ रहा है पाकिस्तान, इसने देखा ये पाकिस्तान आने से पहले ही कैलकुलेट करके आया हुआ है, कहता है यार 180 डेज हो गए हैं मेरे, अब वो चाहता है कि मैं इस साल रेजिडेंट ना हूँ। रात को फ्लाइट उतरी है 10:30 बजे, 11 बजे, ठीक है ना, 10:30 बजे। अब ये आराम से यहाँ आएगा, वेट करेगा, दूसरों को कहेगा सर प्लीज़ आप आ जाइए। लोग कहेंगे कितना अच्छा आदमी है यार, इतना अच्छा नेक आदमी है, इतने अच्छे अखलाक हैं। पता चला है बड़ा समझदार आदमी हो, चाहता है 12:01 पे स्टैंप हो ताकि आज का दिन मेरा पाकिस्तान में काउंट ना हो जाए। हाँ समझ आई है। अब ये वाली बातें अगर हम यहाँ स्टोरीज लिखेंगे तो जो हमारा आइन है ना, जो हमारा लेजिस्लेशन है ना, जो हमारा सेक्शंस है ना, ये बहुत लंबे हो जाएंगे, कंटेमिनेट हो जाएंगे, यहाँ तफसीलात नहीं दी जा सकती। इस तरह की बातें कहाँ करेंगे, रूल्स में करेंगे। बात समझ आई है। इस तरह की बातें रूल्स में करेंगे। जैसे अभी मैंने एक लफ्ज़ बोला कि कुरान पाक भी तो हमारे लिए क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन है ना। कुरान का भी यही तरीका है, 700 से ज़्यादा मरतबा हमें नमाज का हुक्म दिया जा रहा है, लेकिन ये नहीं बताया जा रहा कैसे पढ़नी है, कितनी रखते पढ़नी है, किधर मुंह करना है, वुजू करनी है नहीं करनी है, कैसे पढ़नी, कोई बात नहीं भाई, नमाज का हुक्म है, क्योंकि ये बात कहीं रूल्स में जाके एक्सप्लेन होगी। कॉन्स्टिट्यूशन ऐसे ही होता है। तो ये बात अब भाई दिन गिनना है नहीं गिनना, ये बातें कहाँ लिखेंगे, रूल्स में लिखेंगे। तो फिर रूल नंबर आ गया 14 जो इससे रिलेट है। अब रूल हमें क्या बता रहा है, ये डेज कैसे काउंट होंगे। नंबर 1 वो कहता है पार्ट ऑफ अ डे दैट एन इंडिविजुअल इज प्रेजेंट इन पाकिस्तान इंक्लूडिंग द डे ऑफ अराइवल इन एंड द डे ऑफ डिपार्चर फ्रॉम पाकिस्तान काउंट एज होल डे ऑफ सच पर्सन।
वो कहते हैं भाई हम आने वाला दिन भी काउंट करेंगे, जाने वाला दिन भी काउंट करेंगे, और दिन के घंटों का हिसाब नहीं रखेंगे। पार्ट ऑफ द डे, 5 मिनट पहले भी आप आ गए तो पूरा दिन काउंट हो जाएगा। और अभी सुबह आपने यहाँ स्टैंप लगी, सिर्फ आप अगले दिन का जनाब रात को 12:10 पे इस काउंटर पे खड़े थे, ये बेचारा इस दिन सभी सिर्फ 10 मिनट पाकिस्तान रहा है, और वो 10 मिनट भी यहाँ पीछे लाइन में ही खड़ा हुआ था। वो कहते नहीं भाई हम ये काउंट करेंगे, यही रूल है। आने वाला डे भी पूरा, जाने वाला डे भी पूरा, और पार्ट ऑफ द डे भी फुल डे काउंट होगा। ठीक होगी बात। नंबर 2, फॉलोइंग डेज इन विच एन इंडिविजुअल इज होली और पार्टली प्रेजेंट इन पाकिस्तान काउंट एज अ होल डे ऑफ सच पर्सन, नेमली। वो कहता जी मैं आया था पाकिस्तान, आगे तो छुट्टी थी, तो छुट्टी तो ना काउंट करें। वो कहता भाई हमने छुट्टियां नहीं देखनी, हमने डेज देखने हैं, ठीक है। या वो कहता भाई नहीं मैं तो छुट्टियों पर आया था, मैं तो बीमार था। वो कहता भाई इसका कोई ताल्लुक नहीं है। दैट डे एन इंडिविजुअल एक्टिविटी इन पाकिस्तान इज इंटरप्टेड बिकॉज ऑफ स्ट्राइक। वो कह रहे यहाँ तो धरने हो रहे थे। वो कह रहे भाई धरनों का कोई ताल्लुक नहीं है। वो कहता भाई मैं आया तो यहाँ तो 9 मई चल रहा था। कहता बच गए हो के बाहर हो के अंदर हो, ठीक है ना। बात समझ आ रही। ये सारे डेज काउंट करने हैं। अब ये बातें रूल्स में, इसका मतलब है आज हमें पहली दफा रूल पढ़ने लगे, हमें ये भी समझ आ गया कि रूल में किस तरह की बातें होनी, प्रोसीजरल बातें होनी। जो फंडामेंटल उसूल है 182 डेज, 183 डेज, रेजिडेंट नॉन रेजिडेंट, ये सेक्शन में बातें होंगी। उसकी कई ऑपरेशनल बातें हैं कि यार दिन पूरा काउंट करना है नहीं करना, बंदा बीमार हो गया अब क्या करना है, छुट्टी होगी अब क्या करना है, धरने हो गए अब क्या करना है। वो कहते भाई सब कुछ काउंट करना है। अ हॉलीडे स्पेंड बाय इंडिविजुअल इन पाकिस्तान बिफोर ड्यूरिंग, वो कहते सब भी हॉलीडेज एंजॉय करना है। फिर भी एक बात, अ डे और पार्ट ऑफ अ डे वेयर एन इंडिविजुअल इज इन पाकिस्तान solely by reason of being in transit between 2 different places outside Pakistan does not count as day present in। वो कहते सिर्फ एक ऐसा सूरत है जो आप डे पाकिस्तान में काउंट नहीं करेंगे। अब उसमें भी थोड़ा सा आपको समझना पड़ेगा फ्लाइट्स का जो उसूल है दुनिया का, ये फ्लाइंग इंडस्ट्री कैसे काम करती है। कोई भी कंट्री है ना, उसकी जो वो कंपनीज हैं जो BIA टाइप की है, एमिरेट्स, ये वाली जो कंपनीज हैं, ये फ़्लाइट जब भी पाकिस्तान से कोई फ़्लाइट उड़ेगी तो वो हमेशा अपने पेरेंट कंट्री जाएगी। यानी एमिरेट्स की फ़्लाइट अगर पाकिस्तान से फ्लाई करेगी तो उसे दुबई लैंड करना है। यहाँ से फ्लाई करके वो लंदन नहीं जा सकती, यहाँ से फ्लाई करके वो सऊदी अरब नहीं जा सकते। जो भी फ़्लाइट यहाँ ऑपरेट कर रही है, मसलन एक टर्किश एयरलाइन ऑपरेट कर रही है, तो वो लाहौर एयरपोर्ट से फ्लाई करेगी तो टर्की जाएगी, किसी और कंट्री नहीं जा सकती। ये एक उसूल है हर पूरी दुनिया का। इसीलिए अगर आपने एमिरेट्स से उम्रा करना है तो आप पहले दुबई जाएंगे, फिर दुबई से, अब दुबई से दोबारा फ्लाई कर रहे हैं, अब आप फिर किसी भी जगह जा सकते हैं दुनिया में। हमेशा जो प्लेन फ्लाई करेगा वो अपनी ओरिजिनल कंट्री जाएगा पहले, अगर आपके कंट्री से करे। हाँ अपने कंट्री, PIA यहाँ से डायरेक्ट लंदन जा सकती है, PIA डायरेक्ट सऊदी अरब जा सकती है, सऊदी एयरलाइन डायरेक्ट सऊदी अरब जा सकती है, एमिरेट्स नहीं जा सकती, टर्किश नहीं जा सकती, फुला नहीं जा सकती। अब फ़र्ज़ करें एक पाकिस्तानी है, बड़ा ही मुहिब वतन है, अभी वो कलफ उतरा नहीं है उसका मुहिब वतन वाला, तो फिर वो वाला बंद है, उसको लंदन जाना है ठीक है ना, और रहता अभी दुबई में है, और कहता नहीं यार मैंने PIA से जाना है। बड़ा ही बेवकूफ़ होगा, इसका पहले तो CT स्कैन कराना चाहिए कि ये PIA से क्यों जाना चाहता है, ठीक है ना। तो इसे समझाना चाहिए कि खुदकुशी हराम है PIA से क्यों आ रहा है। लेकिन अगर इसने जाना है तो इसके पास एक ही ऑप्शन है, PIA की फ़्लाइट जब दुबई से उड़ेगी तो पाकिस्तान आएगी, फिर पाकिस्तान से उड़कर दोबारा लंदन जा सकती है। अब ये वाला बंदा इस वजह से पाकिस्तान आया है, दुबई से पाकिस्तान आया, लेकिन कनेक्टिंग फ़्लाइट जो है वो 2 दिन बाद वाली है। अब ये 2 दिन पाकिस्तान में गुजरे हैं इसके, इसको क्या कहते हैं, इन ट्रांजिट बिटवीन 2 डिफरेंट प्लेसेस आउटसाइड पाकिस्तान। दुबई से चला था, जाना लंदन था, बीच में 2 दिन इसको पाकिस्तान रहना पड़ गया है। वो कहता है यार ये वाले 2 दिन हमने माफ़ कर दिए, क्योंकि इसका ज़हनी तवाज़ुन ठीक नहीं है, ठीक है ना, इसको माफ़ी दे दी। इसके अलावा बाकी सारे डेज काउंट हो रहे होंगे। मंडे को मुलाकात होगी इंशाल्लाह यहाँ से।